बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाजरीन, आप देखें बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाजरीन, आज फिर से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर शुगर मिल्स और जो पाकिस्तानियों की जेब पे डाका डाला गया है अरबों रुपए का, कई सौ अरब रुपए का, उसकी गूंज आपको और मुझे सुनाई दी। मैं मालिकान, जो मिल मालिकान हैं पाकिस्तान के और कैसे उनके पॉलिटिकल कनेक्शन है, सिर्फ वो आपके सामने रख रहा हूँ। बाकी अगले शो में आप चल के अगले सेगमेंट में डिटेल्स देख लेंगे। ज़का अशरफ साहब साबिका चेयरमैन पीसीबी अशरफ शुगर मिल है उनकी। इत्तफाक शुगर मिल्स हैं, इसमें मियां मोहम्मद शाहिद शफी साहब शफी ग्रुप पे आ जाता है, इसमें शरीफ ग्रुप आ जाता है। हमजा शुगर मिल्स हैं, चौधरी शुगर मिल्स हैं, अल अरेबिया शुगर मिल्स हैं, JDW जहांगीर खान तरीन साहब की मशहूर ज़माना JDW शुगर मिल्स हैं, JK खानेवाल शुगर मिल्स हैं, रमज़ान शुगर मिल है, तांजलावाला शुगर मिल्स है, तांजलावाला शुगर मिल 2 है, फातिमा शुगर मिल्स है, कश्मीर शुगर मिल्स हैं। और अगर आप इन सारी मिल्स के ताने बाने या इनके आप कनेक्शंस कहीं ना कहीं निकालेंगे ना कहीं से उस फैमिली के अंदर कोई ना कोई पॉलिटिकल कनेक्शन आपको जरूर नजर आएगा। आज के सेगमेंट में इसी पे बात करते हैं, हाउ इट ऑल वर्क्स। नारिन, इसी सारे इशू पे बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है जनाब सनाउल्लाह खान साहब ने, सीनियर एनालिस्ट हैं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है जनाब आमिर मुइन पीरजादा साहब ने, रहनुमा है MQM के। आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आज PAC में बड़ी हंगामा खेज किस्म की कार्रवाई हुई है इसको लेकर, शुगर स्कैंडल को। आप ही के एक मैं स्टेटमेंट देख रहा था कि डायरेक्टली जरदारी साहब या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड प्राइम मिनिस्टर को आपने टारगेट किया उसमें कि जनाब ये अवाम की जेबों से पैसे निकाल कर भरे जा रहे हैं। सर, कोई जो डिटेल्स आपको दी गई PAC के अंदर, उसमें जरदारी साहब की या शहबाज शरीफ साहब की मिलों का जिक्र था? जी, हमें जो डिटेल्स दी गई उसमें उन्होंने प्रॉपर वो तो नहीं लिखे नाम, लेकिन जाहिर सी बात है सब जानते हैं कि सिंध में ज़्यादातर शुगर मिल्स जरदारी साहब की और पंजाब में 2-3 मिल्स जो हैं वो इनके प्राइम मिनिस्टर साहब के ख़ानदान की हैं। और देखें ना, जब ये एक शुगर आप एक्सपोर्ट करने से पहले सबको आपने यकीन दहानी करवाई जी कि हम रेट्स इसके बढ़ने नहीं देंगे और मुल्क की स्टॉक्स पे या लोगों की जरूरियात पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो अब क्यों हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही है? अब क्यों रेट्स बढ़ रहे हैं? अभी इस्लामाबाद में एक साहब मुझे बता रहे थे, मैं असेंबली से निकल रहा था, असेंबली के एम्प्लॉई हैं, कह रहे हैं सर यहाँ पे 200 में भी अवेलेबल नहीं है, दुकानों से शॉर्ट हो गई चीनी। अब गरीब आदमी क्या करे? एक गरीब आदमी, उसके पास चीनी के अलावा और कोई न्यूट्रिशन मीठा उसके पेट में जाता नहीं है। अब ये लोग वो भी उससे छीन लें तो इसकी जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? सर, हुकूमत पे जिम्मेदारी आयद होती है जिसका आप लोग हिस्सा हैं। हाँ, हम तो बिल्कुल हिस्सा हैं, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि अगर हुकूमत कोई गलती कर रही है और हम उसकी वाह वाह करें और तालियां बजाएं। हम निशानदेही तो बिल्कुल करेंगे, जितना हम बोझ उठा सकते हैं उतना बोझ भी उठाएंगे। सर, किस किस चीज का बोझ उठाइएगा? बिजली का, पेट्रोल का, चीनी का, गैस का, किस किस चीज का बोझ उठाएंगे आप लोग? नहीं, बोझ उठाने से मकसद ये है कि जो जिम्मेदारी जितनी हमारी बनती है वो बिल्कुल हम लेंगे, और चीनी के लिए तो बिल्कुल भी हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। सर, ये रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टली कौन है? परमिशन दी किसने एक्सपोर्ट की? बिकॉज़ उसमें भी एम्बिग्विटी है, कंफ्यूजन है। बिल्कुल सीधी सी बात है, चीनी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। चीनी वाले बहुत मजबूत लोग हैं। जब मुल्क के सदर और वजीर आजम का कारोबार गैर कानूनी तरीके से लोगों की जेब से पैसे निकाल रहा हो, तो भाई मैं भी वही कारोबार करना चाहूंगा। मैं कोई और कारोबार क्यों करूं? लोगों को आप एक तरह से मौका देते हैं, लोगों को वो कर रहे हैं कि आप आए ये वाला काम करें, क्योंकि हमारा भी यही काम है, इसमें कोई हम लॉस नहीं होने देंगे आपको। लेकिन सर, रात को ही मैं राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट देख रहा था, वो कहते हैं कि डीलर ने पैसे कमाए, ब्रोकर ने कमाए, मिल मालिकान ने नहीं कमाए। सर, आपसे गुजारिश मेरी ये है। जी सर। आज PAC में हमें बताया सेक्रेटरी सोशल और फूड सिक्योरिटी ने जी कि जी हमने एक्स मिल जो कीमत है ना वो अगस्त में इतनी कर दी, 165 कर दी है जी, सितंबर में इतनी कर दी है, अक्टूबर में इतनी कर दी है, नवंबर में 171 हो जाएगी जी। अगर मिल मालकान पैसे नहीं कमा रहे तो भाई जो एक्स मिल कीमत अप्रैल में थी जी, आज वही होनी चाहिए थी। हाँ। आप अगर 171 में नवंबर में चीनी बेच रहे होंगे तो अगर नई फसल आ जाएगी, नई क्रशिंग शुरू हो जाएगी, तब भी चीनी तो भाई सस्ती नहीं हो सकती। मतलब आपने ये तो फिक्स कर दिया कि 171 तो कम से कम एक्स मिल प्राइस नवंबर में होगा। ठीक है। तो अगर सूबाई हुकूमतें ब्रोकरों को, होल सेलरों को कैसे पकड़ेंगी? 171 से नीचे तो कोई भी नहीं बेच पाएगा। फिर जाहिर सी बात है होलसेलर का, ब्रोकर का प्रॉफिट ऐड हो जाएगा,
फिर माफिया भी बीच में कूद जाएगी, फिर जाहिर सी बात है रिटेलर भी कुछ ना कुछ कमाएगा। तो 200 से कम में चीनी मिलने का इरादा नहीं है इनका। बिल्कुल फेयर एनफ। आमिर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू। सना साहब, आपने आमिर साहब की गुफ्तगू सुनी, सिर्फ उनको लेने का पर्पस आज की पिक्चर जो है पीएससी की वो भी आवाम के सामने रखी जा सके। सर व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, बड़ा सादा सा करके मुझे और आवाम को समझाइएगा कि ये शुगर स्कैम हुआ क्या है। ये पहली दफा तो नहीं हुआ, ये तो आप जी, और ये भी बात ठीक है कि ये ताकतवर लोग हैं। और पाकिस्तान की जो सियासत है ना, उस सियासत के अगर 4 पिलर है ना, तो आपके 2 या 3 पिलर शुगर इंडस्ट्री पे खड़े हैं। वेरी नाइस। उसकी मैं आपको बता दूं ना, जी आपको याद है इमरान खान के दौर में हेलीकॉप्टर यूज होता था जी, लोगों को लाया जाता था। जी बिल्कुल, तो वो जहांगीर खान तरीन साहब। शुगर इंडस्ट्री के हेलीकॉप्टर थे। जी बिल्कुल ठीक ठीक है जी। लोगों को कुछ देना दिलाना भी होता था, वो भी शुगर इंडस्ट्री बिल्कुल करता था। ठीक। इससे पहले भी ऐसे ही होता था, आज भी यही होता है, आइंदा भी ऐसे ही होगा। आज जो शुगर की प्राइस है ना, देखें ये लास्ट ईयर की जो क्रैशिंग है उसकी बुनियाद पर, उसकी कास्ट की बुनियाद पर तय हुई थी, ठीक है 125 रुपए। ठीक है। अब वो 125 लागत वाली शुगर इस वक्त 200 रुपए की भी नहीं मिल रही, तो ये स्कैम ही है ना। और जब एक्सपोर्ट की गई ना, मैनिपुलेट किया जाता है, स्टॉक्स को मैनिपुलेट किया जाता है, बड़े बड़े लोग मुलव्वस हैं। और इंटरेस्टिंगली ये सारा प्रोसेस फाइनेंस मिनिस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्ट्री करती है। उन दोनों को इस दफ़ा इस प्रोसेस से अलहदा रखा गया। ओके। चीनी की इंपोर्ट की जो इजाज़त इस वक्त दी गई है ना, वो ईसीसी ने नहीं दी, ईसीसी ने रिजेक्ट कर दी थी। ये इसाक डार साहब ने डायरेक्ट मीटिंग चेयर्स की हैं फॉरेन ऑफिस में, और डायरेक्ट कैबिनेट को सर्कुलेशन के ज़रिए इंपोर्ट ली गई है, और उस पर जो 82 रुपये पर केजी टैक्स एग्जम्पशन ली गई है। तो ये क्रिमिनल, मैं इसको सारे प्रोसेस को इसलिए कहता हूँ कि 125 रुपये वाली चीनी 200 रुपये में मिल रही है, तो ये 1 रुपया अगर बढ़ता है ना, 5-5.5 अरब रुपए का बेनिफिट होता है शुगर मिल। आप अंदाज़ा कर लें 60 रुपया, 60 से भी ज़्यादा, 75 रुपए के करीब। अब इसको 5 से या 6 से ज़रब दे लें, ये 5 तो मैं कम बता रहा हूँ, तो आप इससे अंदाज़ा कर लें कि ये बिल्कुल बेहिसी है। सबको नज़र आ रहा है, वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है। और अब तो एक दूसरे के गिरबान पकड़ने शुरू हो गए हैं। वो आपने मिफ्ता इस्माइल की और वो जो पूरी गेम शुरू हुई है, तारिक फजल चौधरी साहब, उससे तारिक फजल चौधरी, नूशा रहमान, इसाक डार, वो क्रिप्टो के मामले पर उन्होंने कोई बात कर दी। उसके बाद पार्लियामेंट में प्लान करके, ये पहले पता नहीं था इनको कि ये प्रोजेक्ट चल रहा है और इस्माइल इंडस्ट्री लिया हुआ है। तो आप अंदाज़ा करें, और ये आने वाले दिनों में भी यही होगा। ये एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे, ये अवाम के, इनको कोई दर्द नहीं है। ये मैं वापस से आ रहा हूँ आपकी तरफ, मुझे मेहताब साहब ने भी ज्वाइन किया है। मेहताब साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, सना साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी और आमिर साहब की गुफ्तगू भी सुनी। सर, इसको वैसे तो रोज हमारी जेबों से पैसे निकल रहे हैं, अवाम चीखें मार रही है, बिजली, गैस, एवरीथिंग, लेकिन स्पेसिफिकली मेहताब साहब, शुगर स्कैंडल ये इसलिए ज्यादा हाईलाइट होता है कि इसमें डायरेक्ट पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व है पाकिस्तान के, और वो पॉलिटिशियन जो टियर 1 है अभी का। सर, इसका क्या सद्देबाब है? कैसे ये लोग इतनी बड़ी बड़ी गेमें डाल के फिर भी हुकूमत में रहते हैं, फिर भी ये जस्टिफाई करते हैं? राना सनाउल्लाह साहब कल से स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि इसमें डायरेक्टली मिल मालिकान ने नहीं कमाए, जनाब डीलर्स ने कमाए पैसे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि ये जो शुगर मिल्स हैं जी, ये एक्स मिल प्राइस और इनके होलसेलर्स और इनके डीलर्स, ये सारे एक हैं। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, जी, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक रिपोर्ट है। आप उस रिपोर्ट को उठा के पढ़ लीजिए। उस रिपोर्ट के अंदर ये बाकायदा इस्टेब्लिश्ड है कि ये सारे एक नेक्सस के नतीजे में पूरी की पूरी मार्केट को जो है वो मैनिपुलेट किया जाता है। और इस मैनिपुलेशन के अंदर ये सारे के सारे बेनिफिशरीज हैं। ये पाकिस्तान के लोगों की जो आमदन और जेब है उसके ऊपर मुबैना तौर पर डकैती के अंदर ये सारे मुलविस हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये जो शुगर केन है जी, और ये जो शुगर मिल्स हैं, शुगर केन इज ए पोलिटिकल क्रॉप, शुगर इंडस्ट्री इज ए पोलिटिकल इंडस्ट्री। इसमें कोई इकोनॉमिक रैशनल, इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन, इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, बल्कि किसी किस्म का भी रैशनल अगर हम जैसे लोग उसको तलाश करने की कोशिश करें जी, तो अगर उनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट होगा तो तब भी इसका कोई रैशनल तलाश किया जा सकता है, वरना ये किसी रैशनल की बुनियाद पे, किसी अकल की बुनियाद पे, किसी एविडेंस की बुनियाद पे,
किसी डेटा की बुनियाद पे सेक्टर को नहीं चलाया जा रहा। और ये बिल्कुल राना साहब अपनी सनाउल्लाह भाई जो है वो ठीक कह रहे हैं जी कि ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, शुगर एडवाइजरी बोर्ड, ये सारे के सारे मिलकर मुबैना तौर पर इसके सारे डेटे की मैनिपुलेशन करते हैं। जब इन्होंने किसी चीज को एक्सपोर्ट करना हो तो ये बताते हैं कि ये सरप्लस है, तो इसलिए आप कुछ डॉलर मिल जाएंगे, आप सरप्लस जो है वो जहन में रख के आप एक्सपोर्ट कर दें। और फिर जब इन्होंने इंपोर्ट करनी होती है तो फिर ये शॉर्टेजेस जो है वो मिला के गठ जोड़ करके मैनिपुलेट करके ये सारा गठ जोड़ करवाते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री, अगर कोई ये कहता है कि इसको किसी तरीके से मैनेज किया जा सकता है, पाकिस्तान के जो फर्जी हालात हैं उसमें मैं पिछले 30 साल से तो मैं कवर कर रहा हूँ जी। शुगर इंडस्ट्री का कोई सोल्यूशन नहीं है। एक सोल्यूशन है पाकिस्तान के लोगों के पास, अगर वो सुनना चाहें तो। सर प्लीज वो प्लीज। ये है कि आज पाकिस्तान का जो कंज्यूमर है, देखिए कंज्यूमर एक्टिविज्म की अगर हम बात नहीं करेंगे तो ये तो सारे, मैं समझता हूं कि इसके अंदर मुजरिम हैं ही, जो मेरी बात सुन रहे हैं मुझ समेत वो भी सारे मुजरिम हैं जो इस्तेमाल कर रहे अगर हैं। हम इस कमोडिटी का, इस शुगर का बाइकआउट ना करें। फिर बाइकआउट करने के अलावा पाकिस्तान में कोई हल नहीं है। कोई, अगर आप रैशनल बात करें, मैं सनाउल्लाह भाई से एक बात पे इख्तलाफ करता हूं और वो इख्तलाफ ये है कि ईसीसी ने इसकी अप्रूवल नहीं दी। मुझे फाइनेंस मिनिस्टर से, जिस तरह मैं सालदार साहब को क्रिटिसाइज करूंगा, मैं फाइनेंस मिनिस्टर को भी क्रिटिसाइज करूंगा। मुझे इस फाइनेंस मिनिस्टर से ये तवक्को नहीं थी कि आप कहते हैं जी मैं बड़ा ट्रांसपेरेंट हूं, मैं बड़ा मेरिट पे फैसले करूंगा। आप मेरिट पे फैसले करते हैं तो उस बात पे आप खामोशी इख्तियार कर लेते हैं जो पाकिस्तान के लोगों की जेबों के ऊपर डाका है। एक कमेंट भी कहते नहीं हैं जी मैं तो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हूं। आप कैसे इन्वॉल्व नहीं है? आप कैबिनेट का हिस्सा हैं। Yep. आप ये सारे के सारे इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल डिवाइड सारे इसके अंदर इन्वॉल्व है। फेयर इनफ। राजन, यहाँ पे वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। सना साहब, यहाँ पे सवाल एक पैदा होता है कि साग डार साहब को वजारत कौन सी है? खारजा की जी। उसमें क्या कर रहे थे बैठ के? नहीं, एक्सप्लेन। वो कहते हैं मैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हूँ, हालांकि पाकिस्तान के आइन में डिप्टी प्राइम ओहदा नहीं मिनिस्टर है। का कोई ओहदा नहीं है। वो सिर्फ ये ही नहीं, जो फाइनेंस से रिलेटेड, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री को जिन कमेटियों का हेड होना चाहिए था, मुझे तादाद याद नहीं, शायद मेहताब को याद हो, 50 के करीब जो कैबिनेट कमेटी हैं उनके हेड हैं वो इसाक डार साहब, जिसमें इकानमी की मोस्टली जो कमेटी है, एक दो नंबर्स में कमेटी से, फाइनेंस इकोनॉमी से निकल सारे नहीं रहे वो। डिसीजन वो उनके ईगो के इशू हैं शायद, क्योंकि वो आपको पता है हाँ, जब तक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं बने वो नाराज रहते थे, उसके बाद उनका रोल डिफरेंट हो गया। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपको डिसीजन करना पड़ेगा तो इसका हल क्या है। एक तो हल मेहताब साहब ने बता दिया, बिल्कुल सही है वो हल, एक्टिविज्म। लेकिन मसला ये है कि आप, और ये बात आज नहीं हो रही, हम आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले भी यही बातें कर रहे थे। जी ऐसे ही है। अब जब आप सबसे सेंसिटिव जो आपकी क्रॉप है वो गंदम है, आपने वो डीरेगुलेट कर दी, तो इसको डीरेगुलेट करने में क्या मसला है? आज वैसे सेनेटर अफनान साहब ने भी यही कहा कि डीरेगुलेट किया जाए इस मार्केट को। नहीं, उसमें भी प्राइम मिनिस्टर ने 15-16 रुकनी कमेटी बना दी है जब उन पे प्रेशर आया है। आप अंदाज़ा करें कि इस लेवल पर आप बैठे हैं, इतनी बड़ी आपकी सियासी जमात है, आप 3-4थी मरतबा इक़्तिदार में आ रहे हैं, 3री-4थी मरतबा, आप लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। उसकी वजह है ना, वो बिल्कुल MQM के जो रुकन है वो सही कह रहे हैं, क्योंकि आप खुद बेनिफिशरीज हैं डायरेक्टली। आप देखें, अगर आप जाएंगे कि जरदारी साहब का वो नाम ले रहे हैं, उनके नाम पे कोई मिल नहीं है, जी ऐसे क्या, ठीक है, ओमनी ग्रुप की 9 मिली, जी वो JIT वाली रिपोर्ट में हमने, लेकिन शरीफ बिरादरान की पंजाब में 3 सलमान शहबाज साहब की डायरेक्टली हैं उसमें, 3 डायरेक्ट मिले हैं, बाकी उनके जो रिलेटिव हैं, कजन्स हैं, वो हैं, उनकी मिला के वो काफ़ी सारी मिले। जी ऐसे ही है। आपके मीडिया ओनर्स की मिले हैं, जी बिल्कुल है, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन हैं, आप चाहे राजनपुर चले जाएं, आप ज़का अशरफ साहब हैं, और बहुत सारे लोग हैं, जहांगीर तरीन है, हुमायूं अख्तर साहब हैं, 2 कैबिनेट में हैं, तांदला वाला 1, हारून तांदला वाला अख्तर 2, साहब, 3 मिले हैं उनके, जी तांदला वाला, तो सारे इनके मिले हैं और डिसीजन मेकिंग में ये शामिल है। तो आप इससे अंदाज़ा कर लें कि हम क्या कर सकते हैं। तो जब पर्सनल इंटरेस्ट को आप पूरी कौम को उस पर कुर्बान कर दें तो फिर इस किस्म की हालत होती है। और मुझे बेहिसी नज़र आ रही है, कोई परवाह नहीं है किसी को, उल्टा आपस में लड़ रहे हैं और ब्लेम ये कर रहे हैं कि डीलर खा गया और वो खा गया। और बिल्कुल मेहताब ने सही कहा, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये प्रूव किया है कि दे आर कार्टेल,
और कार्टेल का मतलब है कि आप कंपटीशन ला के खिलाफवर्जी कर रहे हैं, आप क्रिमिनल उसमें आते हैं और आप पर 44 अरब रुपए जुर्माने हुए हैं, वो स्टे लेकर चल रहे हैं। और जो मौजूदा हुकूमत है उसने इसको फैसिलिटेट किया है कि ये स्टे खत्म हो और उसकी दोबारा इंक्वायरी शुरू कराई गई है 10-10 साल पुराने केसेस की। अच्छा, अब देखना यह है कि कंपटीशन कमीशन क्या करती है, आया कि उनको डायरेक्शन इधर से आती है बड़े घरों से, या वो खुद कोई फैसले करती हैं। और वो 44 अरब के जो जुर्माने हैं, 44 बिलियन के जो प्लेंटीज हैं, वो आम बात नहीं है। इनके लिए तो पीनट्स है ना। खैर सर पीरियड्स नहीं है, आप 1 रुपया, आपको याद है यूसुफ रजा गिलानी प्राइम मिनिस्टर थे, उनको क्या सजा मिली थी? वो अलामती सजा थी ना, लामती सजा, प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से फारिग हुए, फारिग हो गए। तो ये वजीर बने बैठे हैं। दैट्स ट्रू, दैट्स सो तो ये फिर तो फर्क पड़ेगा ना, जब सजा हो जाए ना तो फिर आप पब्लिक ओहदे पे नहीं रह सकते। तो यहाँ पे तो सारे सजा के बाद भी आके वापस भी आते हैं, एयरपोर्ट के ऊपर अंगूठे भी लगते हैं, एवरीथिंग हैपेंस इन दिस कंट्री। यहाँ पे तो सब कुछ होता है। मेहताब साहब, यहाँ पे एक चीज पे थोड़ी सी रहनुमाई फरमाइएगा कि मिले प्रोडक्शन जो शो करती हैं, ऑब्वियसली मैंने सुना है इसके ऊपर पर केजी बड़ा ढेर सारा टैक्स अदा करना पड़ता है, ये प्रोडक्शन में नंबर्स भी ऊपर नीचे करती हैं पाकिस्तान के अंदर मिल्स? देखिए, इसमें जो मसला है वो ये है कि आप एक अंदाजा इससे लगा ले, मैं एक चीज आपके सामने रखता हूँ जी, कि जितनी प्राइस पे ये एक्स मिल प्राइस पे ये शुगर बेचते हैं, उस हिसाब से ये टैक्स जो है वो अदा नहीं करते। और ये मेरे एस्टिमेट्स हैं, ये एफबीआर के जी। एस्टिमेट्स हैं कि इस साल जब आपने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम भी लगा दिया, उसके बावजूद जो एफबीआर का एस्टिमेट है कि 40 से 50 अरब रुपए की मुबैना तौर पर इन मिल्स ने टैक्स की चोरी की है। तो ये किसी एक तरफ पे नहीं है कि अगर ये बैंक्स के पैसे इन्होंने वापस नहीं किए या पाकिस्तान के लोगों के साथ इन्होंने क्या किया है, ये हर वो मेथड और टैक्टिक्स जिससे बिलियंस ऑफ रुपीस अपने पॉकेट में डाल सकते हैं, ये उसको इस्तेमाल करते हैं और उसको इस्तेमाल करते हुए ये अपनी जो प्रॉफिट्स हैं उसको लाफ्टी करने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं पहले कह रहा था कि इसका लोग बाइकआउट करें, एक हल और भी है और वो टेक्निकल हल है। वो टेक्निकल हल ये है कि इस पूरे के पूरे सेक्टर को डीरेगुलेट किया जाए, लेकिन डीरेगुलेट इस अंदाज में किया जाए कि इसकी पूरी की पूरी चेन को जो है वो डीरेगुलेट किया जाए। अगर आईएमएफ के कहने पे आप व्हीट को और एग्रीकल्चर सेक्टर को, बाकी प्रोडक्ट्स को डीरेगुलेट करने की बात करते हैं, फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं, तो व्हाई नॉट शुगर और व्हाई नॉट शुगर केन? तो बुनियादी तौर पर आप इसको बिल्कुल डीरेगुलेट करें, इसके ऊपर किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस ना लगाएं। आप देखेंगे आपने कितनी बड़ी ज्यादती की है। सबसे बड़ी ज्यादती ये है कि शुगर केन जो है ना वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। जी, आपने कॉटन को इस मुल्क के अंदर शुगर के ऊपर जो है शुगर को प्रेफरेंस दी है। कॉटन में आपने जो है वो प्रेफरेंस कॉटन को नहीं दी हुई। आप कॉटन जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं और शुगर केन जो है वो उसको आप उगाई जा रहे हैं। और ना सिर्फ उगाई जा रहे हैं, वहां पे भी जो शुगर केन के ग्रोअर्स हैं, जो आम आदमी है, उसके साथ आप जो है उसको मेहताब भी जो रेट मिल रहा है वो भी एक कहानी है। मैंने उसके ऊपर भी थोड़ा सा काम किया, किसी दिन इंशाल्लाह उस पर भी डिटेल में बात करें। वो भी एक कहानी है कि उन बेचारों का इस्तेमाल कैसे मिल्स कर रही हैं, उसको वेट में कैसे मार पड़ती है और रेट में कैसे मार पड़ती है। सना भी, मेहताब साहब, आपका बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। नाजरीन, एक छोटा सा ब्रेक के बाद आजकल पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी का भी बड़ा शोर मचा हुआ है। जरा ब्रेक के बाद क्रिप्टो करेंसी पे बात करते हैं कि कौन कौन इन्वॉल्व इन हाउ इट ऑल वर्क्स। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। नाज़रीन, अभी पिछले चंद दिनों में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो करेंसी बहुत अंडर डिस्कशन है। ऑब्वियसली बाकी जिस तरह दुनिया में जो चल रहे होते हैं मामलात, पाकिस्तान हमेशा लेट होता है और क्रिप्टो करेंसी की तरफ भी पाकिस्तान थोड़ा सा लेट आया। इवन पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं या कुछ पाकिस्तानी हमारे जो जिनको इंटरेस्ट था क्रिप्टो में, वो बड़ी देर से ट्रेड कर रहे हैं। पीपल हैव मेड फॉर्च्यून्स आउट ऑफ इट। लेकिन सिंस के ये पॉलिटिकल मैटर्स के अंदर $100 मिलियन का एक फिगर और वो सारी इन्वॉल्वमेंट, वो पिछले चंद दिनों से मामलात चल रहे थे, तो वी थॉट कि क्यों ना आपकी खिदमत में गोशगुजार किया जाए कि हाउ क्रिप्टो करेंसी वर्क्स और कैसे लोगों ने इस पे पैसा बनाया और कितना कितना पैसा लोगों ने गवाया भी। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में खंगालते हैं कि है क्या क्रिप्टो करेंसी, आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो हमने जहमत दी है दो एक्सपर्ट्स को जो क्रिप्टो के एक्सपर्ट्स हैं। एक मुकद्दस शहजाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वीडियो लिंक पे मेरे साथ मुकद्दस भाई, और अबू बकर साहब हैं, वो क्रिप्टो एक्सपर्ट है। अबू बकर साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। एंड अबू बकर साहब, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मुकद्दस भाई, मैं सिर्फ आपकी इजाजत से अबू बकर साहब की तरफ पहले जाना चाहूंगा। रीजन कि वो आउटडोर्स हैं
और कहीं पर हमने उनको जहमत दी है तो वो ट्रेवल करते करते रुक के उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला है। अबू बकर साहब फरमाइएगा कि अगर मैं क्रिप्टो को खुद भी समझना चाहूं और आम जो मेरा व्यूअर है उसको भी समझाना चाहूं, व्हाट एग्जैक्टली इज क्रिप्टो करेंसी? अच्छा, क्रिप्टो हमारे पास एग्जैक्टली एक डिजिटल मनी है। जिस तरह आप जो है ना, आपके पास बैंक में पैसे पड़े होते हैं, फिजिकल फॉर्म में आपके पास पड़े होते हैं, क्रिप्टो हमारे पास वो डिजिटलाइज फॉर्म में पड़े होते हैं। कोई बैंक उसको कंट्रोल नहीं करता, कोई थर्ड पार्टी उसको कंट्रोल नहीं करता, कोई मार्केट क्लोजर उसमें नहीं होती। 24/7 एक रनिंग मार्केट है। उसमें सबसे जो है ना अहम किस चीज पे वर्क करता है, ब्लॉकचेन पे जो है ना ये हमारे पास वर्क करता है। और जिस तरह जो मतलब सारे लोग जो है ना अभी उसी की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि हमारे लोगों में एक परसेप्शन पाया जाता है कि हमें उस चीज की इंपॉर्टेंस तब पता चलती है जब प्राइसेस हमारे पास ऊपर जाती है। आजकल सारे दुनिया में सबसे बड़ा एक वो बना हुआ है कि लोग हमेशा प्राइसेस को सबसे मेन फंडामेंटल मानते हैं। तो हर एक बंदे से आजकल जब पूछा जाए कि यार आप जो है ना क्रिप्टो में हो, सो एवरीवन ओनली थिंक्स अबाउट वन पर्सपेक्टिव कि यार अगर आप क्रिप्टो में हो तो आपने पैसे बनाए हैं या आपने सिर्फ इन्वेस्टमेंट की है। सो इट्स नॉट अबाउट कि मतलब लोग सिर्फ क्रिप्टो में आते जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टमेंट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ ट्रेडिंग। बहुत अलग से एक वसी वो है, बड़े अलग पर्सपेक्टिव है। सॉरी आई एम कटिंग यू, सिंस यू सेड इन द बिगिनिंग कि ये डिजिटल मनी है, डिजिटल करेंसी है। करेंसी को करेंसी में इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता भाई। अगर ये पैसे ही हैं, डिजिटल पैसे ही हैं, तो ये मेरे अकाउंट में पड़े होंगे, इंटरेस्ट थोड़ा बहुत आता रहेगा, ये बढ़ते रहेंगे। बट क्रिप्टो तो यूं ऊपर जाता है, यूं नीचे आता है। I've heard the stories कि रातों रात लोग मिलियनर भी होते हैं, रातों रात या जीरो भी हो जाते हैं। अच्छा, जो जितने लोगों का मोस्टली आपने देखा होगा कि ये हुआ है, एक चीज तो ये है कि उनको सही से उसकी डिफिनीशन नहीं समझाई गई है। देयर इज अ क्लियर कट डिफरेंस बिटवीन जितने मैं आपको बताऊं, जितने भी स्टेबल कॉइन्स है उसका एक अलग से वो सारा चलता है। जिस तरह क्रिप्टो के वो है तो उसका एक अलग से क्लास है। मतलब अगर हम असेस क्लासेस को कंपेयर करें तो आपने ये चीज देखी होगी कि हर एक असेस क्लास का डिफरेंट हमारे पास वो रिस्क इन्वॉल्व होता है। बॉन्ड्स का अलग से है जो बैंक करती है। इसके अलावा आपने देखा होता है कि बिटकॉइन का अलग सा है। इसके अलावा रियल एस्टेट का अलग है। जो हमारे पास सारे फाइनेंशियल सिस्टम में जितने भी क्लास है, तो क्रिप्टो भी हमारे पास उसी क्लास का एक हिस्सा है। इसमें सिर्फ ये चीज है कि ये वोलेटाइल है। मतलब उसमें वोलेटिलिटी हमारे पास ज्यादा देखी जाती है। अगर मैं आपको बताऊं कौन सा ऐसा असेस क्लास है जो लास्ट 1 डिकेड में सबसे हाई परफॉर्मर हो अभी तक, इट्स ओनली बिटकॉइन। लास्ट टाइम अगर आप लोग देख ले, जितने भी हमारे पास अगर 2020 कोविड की मैं बात करूं, उससे पहले जितने भी पेंडेमिक्स हमारे पास आए हुए हैं, इट ऑलवेज प्रेजेंट अ जनरेशनल अपॉर्चुनिटी, क्योंकि दुनिया टाइम के साथ अपग्रेड हो रही है। लोगों को इस चीज का एहसास हो रहा है कि यार मेरे पैसों पे मेरा इख्तियार नहीं है। मैं जो है ना हर एक चीज के लिए जवाबदेह हूँ। अथॉरिटीज मुझसे पूछती है, बैंक जो है ना उस पे जो है ना सारा बैकग्राउंड पे सारी चीजें कर रही होती है। कोई मतलब मैं कुछ ट्रांजैक्शंस वगैरह करता हूँ, उसमें जो है ना थर्ड पार्टीज और ये सारे जो है ना इन्वॉल्व होंगे। तो लोग जो है ना अब इस साइड पे आ रहे हैं। जितने भी आप दुनिया में आप जाके देखोगे हर एक सेक्टर में सर, इज इट पॉसिबल $100 मिलियन या 28.4 बिलियन रुपीस बनते हैं पाकिस्तानी, इज इट पॉसिबल कि एक ही रात में या चंद दिनों के अंदर 28 बिलियन रुपीस गुम जाना, चले जाना या गेन कर लेना, कमा लेना? इज इट पॉसिबल सर? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एक तो आपके ऑडियंस को। सबसे पहले जो आपने इंट्रो में एक बात की, मैं जरा उसकी थोड़ी वजाहत करना चाहता हूँ। आपने कहा कि जो पाकिस्तान है वो हमेशा लेट होता है। होता होगा, जाहिर बात है, हम भी पाकिस्तानी इस पाकिस्तान में रहते हैं। जो आपकी फीलिंग है सेम उसी तरह की फीलिंग मेरी भी है। लेकिन क्रिप्टो के मामले में पाकिस्तान जरूर लेट है, लेकिन पाकिस्तानी लेट नहीं है। ये मैं आप मेरी बात पे बिलीव ना करें। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल जो यहाँ पिछले साल गालबन नवंबर में कायम की गई है, उनके डाटे के मुताबिक तकरीबन 4 करोड़ क्रिप्टो में ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, जबकि पाकिस्तान में क्रिप्टो रेगुलेट भी नहीं है। इवन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लेटर्स के बावजूद, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके क्रैकडाउन के बावजूद, फिर भी जो क्रिप्टो कम्युनिटी है पाकिस्तान में वो अच्छी खासी है। तो पाकिस्तानी पीछे नहीं है। इस बार पाकिस्तानी जो रियासत है, स्टेट है, उससे रेस में आ गया। चलें, तो पाकिस्तानी तो ऑलरेडी, अल्लाह करे कि स्टेट और पाकिस्तानी दोनों एक पेज पे आ जाए, अल्लाह करे।
जी। अच्छा, अब आपके क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो आपने कहा कि क्या ऐसा पॉसिबल है, ये जो पिछले दिनों किसी पॉलिटिशियन के हवाले से खबर के भाई कोई बंदा $100 मिलियन जो है लॉस कर सकता है। ये सरप्राइजिंग इस वजह से है क्योंकि पहली बार किसी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन का और उसकी फैमिली मेंबर का इसमें जिक्र आया, इस वजह से सरप्राइजिंग है। लेकिन अगर आप ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट में इसका जायजा लें तो ये कोई इतनी बड़ी कोई सरप्राइजिंग न्यूज़ नहीं है। यहाँ पे बड़ी 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 वेल्स हैं, इवन इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ना सिर्फ मिलियंस नहीं, यहाँ पे बिलियंस तक जो है वो लॉसेस होते हैं। रूटीन में जब मार्केट, जैसे पीछे हमारे जो को गेस्ट हैं उन्होंने कहा कि ये बड़ी वोलेटाइल मार्केट है, तो इस वोलेटिलिटी में समटाइम बिलियंस डॉलर के अकाउंट जो है वो लिक्विडेट होते हैं, इंडिविजुअल्स भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सरप्राइजिंग पाकिस्तानियों के लिए इस वजह से क्योंकि इसमें पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व होते हैं, उनका नाम इसमें इस्तेमाल हुआ। नहीं, मुझे कोई एग्जांपल रिसेंट पास से देंगे कि जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि मिलियन नहीं बिलियन चले जाते हैं लोगों के, कोई एग्जांपल्स, डॉक्यूमेंटेड एग्जांपल्स हैं इस तरह की? ऐसा मुझे भी कोई नाम तो याद नहीं। ये आज से कोई 2-3 हफ्ते पहले ये जब BTC $100,000 की प्राइस से नीचे ट्रेड हो रहा था, उस वक्त सोशल मीडिया पे एक अननोन एनोनिमस वेल थी जिसकी ट्रेड बहुत पॉपुलर थी। वो वेल जो थी, जब वो कोई अपनी ट्रेड पोजीशंस करती थी तो हाई लेवरेज की वजह से वो मिलियंस ऑफ डॉलर, इवन 250 मिलियन, 300 मिलियन प्लस की एक ट्रेड की वो पोजीशंस, वो जो वेल थी वो ओपन करती थी। वेल हमारी क्रिप्टो लैंग्वेज में एक टर्म यूज की जाती है ऐसे ट्रेडर को या ऐसे पर्सन को जिसके पास जो इन्वेस्टमेंट है, सरमायाकारी है, वो मिलियंस डॉलर की वर्थ की होती है। तो उस वेल पोजीशन काफी सोशल मीडिया की जीनत बनी थी। उसमें सुनने में आया कि पहले चंद ट्रेड्स वो चूंकि बड़ा प्रॉफिटेबल रहा, मिलियंस ऑफ डॉलर उसने एक ट्रेड से अर्न किए थे। तो जब कभी भी वो कोई ट्रेड ओपन करता था तो सोशल मीडिया पे एक बस क्रिएट होती थी, और जब वो कोई ट्रेड ओपन करता था ऐसे लगता था जैसे कि कोई ये इनसाइडर है। जो बिटकॉइन के ऊपर ट्रेड ओपन करता है, तो आपको पता है बिटकॉइन इस वक्त अमेरिका जो है, डोनाल्ड ट्रम्प जो उनकी इंतजामिया वो सारी मार्केट को ड्राइव कर रही है। तो ऐसे पहले खबरें थी कि शायद कोई इनसाइडर है, डोनाल्ड ट्रम्प का कोई जानने वाला है, रिश्तेदार है, कोई अजीजो कारब है, जो अजीज है, कोई जो ट्रेड पोजीशन ओपन कर रहा है। लेकिन इत्तेफाक से वही वेल जो प्रॉफिटेबल ट्रेड सेट कर रहा था, बाद में उसका कोई, अगर मैं गलत नहीं हूं तो $300 मिलियन का उस एक ट्रेडर ने अपना लॉस किया था अपनी 2-3 ट्रेड्स में। अच्छा, तो ये रूटीन वर्क है जैसे मैंने आपको कहा। ठीक है, ठीक है। अबू बकर भाई, मुझे क्रिप्टो का बिल्कुल पता नहीं, लेट्स अज्यूम या लेट्स सपोज मुझे क्रिप्टो का बिल्कुल कुछ पता नहीं है। मैं आज शाम से इस शो के बाद चंद घंटे बाद क्रिप्टो पे ट्रेड करना चाहता हूं। व्हाट इज द प्रोसेस? पाकिस्तान में रहते हुए, पाकिस्तान का इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए, कोई VPN लगाए बगैर, कुछ भी किए बगैर, व्हाट इज द प्रोसेस कि मैं आज शाम को क्रिप्टो पे ट्रेड कर सकूं? अच्छा, क्रिप्टो में ट्रेड करना इतना मसला नहीं है आज के दौर में, क्योंकि जैसे दूसरी मार्केट्स में ब्रोकरेज होते हैं, प्लेटफॉर्म होते हैं जहां पे आप उन एसेट्स की बाय और सेल कर सकते हैं। जैसे आपने स्टॉक एक्सचेंज करना है तो स्टॉक के ब्रोकर्स हैं। इसी तरह क्रिप्टो, बल्कि ये जितनी मार्केट्स हैं सबसे ज्यादा यूजर फ्रेंडली कन्वीनियंट मार्केट ये क्रिप्टो है। ट्रेड करना मुश्किल नहीं है। आपका सवाल ये होना चाहिए कि क्या करना चाहिए या नहीं। तो मेरा सवाल यह है कि अगर आपको पता ही नहीं, जैसे आपने कहा कि यूं समझे कि मुझे पता ही नहीं है, तो फिर तो आपको कभी क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड नहीं करनी चाहिए। हाँ, प्रोग्राम खत्म करने के बाद आपको ये जरूर सर्च करना चाहिए कि व्हाट इज क्रिप्टो, ये मार्केट क्या है, इसके बारे में लर्न करें, क्योंकि इस मार्केट को जितना आप लर्न करेंगे उतना ही इस मार्केट से आप पोटेंशियल इसमें इतना है कि उतना ही ज्यादा रिवॉर्ड अर्न करेंगे। अच्छा, ये वाहिद मार्केट है जहां पे आपके पास पैसा है या आपके पास पैसा नहीं है, तो भी आप इस मार्केट से पैसा अर्न कर सकते हैं। अच्छा, ये दूसरी ऑप्शन मुझे ज्यादा पसंद आई, आपकी दूसरी ऑप्शन मुझे ज्यादा पसंद आई कि पैसे नहीं है तो फिर भी कमा सकते हैं। जी जी जी, इसमें अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस क्रिप्टो मार्केट में एक खास सेक्टर है जिसको एयर ड्रॉप फार्मिंग बोलते हैं। एयर ड्रॉप, जैसे कि इसके नाम ऊपर आसमान से नाजल किया गया जी। तो ये एक्चुअली क्रिप्टो जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये जब अपने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो अपनी कम्युनिटी बिल्ड करते हैं। हाँ। देखिए ना, जब कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है उसको कम्युनिटी चाहिए होती है। कम्युनिटी क्यों चाहिए होती है? क्योंकि वो उनकी प्रोडक्ट्स, एप्स को यूज करें, और कम्युनिटी जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतना ही उनको मार्केट से फंड रेज करने में या मार्केट में फाइनेंशियल
फाइनेंशियली अपने आप को एक्सपेंड करने में आसानी होगी। तो कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए वो इस तरह कैंपेन्स चलाते हैं। तो हमारे जो पाकिस्तानी नौजवान, सिर्फ हमारे नहीं, स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिसमें ये जितने फिलीपीन, बांग्लादेश, इंडिया, हमारी ये जो कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज के जो नौजवान हैं उन प्रोजेक्ट्स की कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं। और जब वो फिर अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, यानी अपनी क्रिप्टो करेंसी टोकन लॉन्च करते हैं, तो वो जिस कम्युनिटी मेंबर की जितनी कंट्रीब्यूशन होती है उनके प्रोजेक्ट में, कोई पैसे की नहीं, मतलब कई एक फार्मिंग पैसे वाली भी होती है, लेकिन जैसे आपने कहा कि फ्री, तो फ्री में भी जिस कंट्रीब्यूशन जितनी हो, कंट्रीब्यूशन क्या होती है, लाइक उनके एक्सेस। जल्दी मुझे ये बताएं मुकद्दस भी, आप फ्री वाले हैं क्या आप इन्वेस्टमेंट वाले हैं? दोनों वाले। अबू बकर साहब आप फ्री वाले हैं कि इन्वेस्टमेंट वाले हैं? जी मैंने आपको नहीं, मैं अबू बकर भाई से पूछ रहा हूँ, आपके साथ अबू बकर साहब है उनसे भी पूछ रहा हूँ। सॉरी, ओके अबू बकर भाई आप फ्री वाले हैं कि इन्वेस्टमेंट वाले हैं? मैं इन्वेस्टमेंट वाला हूँ यार। फ्री वाला भी करें, फ्री वाला काम भी अच्छा लग रहा है जिस तरह मुकद्दस साहब मुझे बता रहे हैं ना। मैं आपको एक चीज इसमें बता दूं जी। हम जिस तरह मेरे भाई ने बात की ना, तो मैं इसको जरा सा डिटेल में बता देता हूँ कि जो ये $100 मिलियन का लॉस वाला सीन था ना, बड़ा गलत इंप्रेशन जा रहा है कि मतलब हर एक बंदा ये समझ रहा है, क्योंकि इसके पीछे उनके हिडन मकासद होते हैं। देखो, सबसे पहली चीज तो ये कि ये गवर्नमेंट में एक बंदा है, उसका बेटा है, और वो जो है ना फाइनेंस मिनिस्टर रह चुका है। तो वो इस तरह करते हैं कि हर एक बंदे से फंड वो ले लेते हैं, उनका एक अलग से ग्रुपिंग होती है। इनसाइडर गेम्स में खुद जो है ना यहाँ पे वीसीस के साथ काम करता हूँ। DWF इस टाइम पे सबसे टॉप मार्केट मेकर है, उसके साथ मैं उनकी सारी रिसर्च हैंडल करता हूँ जो हमारे पास सेंट्रलाइज एक्सचेंज की होती है। तो मुझे ये सारे गेम्स का पता होता है। अब ये इस तरह होता है कि सारे लोग कंबाइन होते हैं और वो जो है ना एक चीज के बारे में डिसाइड करते हैं। सपोज दे वांट टू मेक अ कॉइन, हर एक बंदा अपनी लेवल पे कम्युनिटीज रखता है, तो वो उसके लिए शिल करना आसान होता है, लोगों को एक ब्याज सेल करना आसान होता है। तो वो इस तरह एक उन्होंने टोकन बनाया था। उसके बाद वो सबको कह रहे थे कि इसमें इन्वेस्ट करो। अब वो टोकन जो है ना ऑलमोस्ट वो गया था, उसका मार्केट कैप मतलब ऊपर गया था। इन लोगों ने तो जब स्टार्ट किया था तो ऑब्वियसली यही उसके फाउंडर्स थे, और इन लोगों ने सब कौन था फाउंडर? अबू बकर भाई कौन फाउंडर था? फाउंडर कौन था? हाँ जी, फाउंडर कौन था उस टोकन का? पाकिस्तानी पॉलिटिशियन का बेटा था। इतने पॉलिटिशियन हैं, इतने बेटे हैं, सबके एक से ज्यादा बेटे हैं पॉलिटिशियंस के, कईयों के। हाँ, तो वो नाम मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता, मुझे नाम पता है ना, लेकिन मैं वो यहाँ पे नहीं बता सकता क्योंकि वो हमारे भी दोस्त है। लेकिन ये है कि मतलब उसका जो बेटा अच्छा, था, तो उसके जिस मुल्क में आप रहे हैं उस मुल्क में रहे हैं वो आपके दोस्त? जिस मुल्क में आप अभी हैं उस मुल्क में रहे हैं? बहुत दफा बस ठीक है, फिर मैं पहुंच यही पे रहता है। फिर मैं पहुंच गया। हाँ, यही पे रहता है, और उसके आसपास जितने भी लोग हैं उनको भी मैं जानता हूँ, और वही लोग बाकी लोगों को शिल कर रहे थे कि यार ये जो है ना आप वो करो। देखो, मैं ये चीज वैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्रिप्टो का एक गलत रुख लोगों को दिखाया जाता है। क्रिप्टो ऐसी है नहीं जिस तरह लोगों को एक्सप्लेन की जाती है। मतलब अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि एक बंदा आता है वो कहता है कि यार इसमें तो सारे लोग यही कर रहे हैं। दीज आर द फ्यू पर्सन ऑफ द पीपल जो कि इस लेवल पे जा रहे हैं, लेकिन कुछ पर्सन ऐसे ट्रेडर भी है जो कि रियल में मार्केट को ट्रेड कर रहे हैं, जिनको रियल में सारी अबू बकर भाई, मैं एक सेकंड, आई एम कटिंग, आई एम सॉरी। मैं उस 100 मिलियन की स्टोरी सुनने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूं जो खबरों की जीनत बना हुआ है। मैं उसकी स्टोरी सुनने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। एग्जैक्टली मुझे वो स्टोरी सुनाइए प्लीज। अच्छा, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसने ये किया कि जैसे ही मतलब उन लोगों ने टोकन बनाया, तो आपको पता है कि कोई भी बंदा क्रिप्टो में टोकन बना सकता है, कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास एक कल्ट कम्युनिटी है और आप लोगों को वो चीज सेल कर सकते हो, तो दिस इज टोटली फाइन। जिस तरह के मतलब उन लोगों ने टोकन बनाया, सबसे पहले जो टॉप इन्फ्लुएंसर्स है जिनके ट्विटर पे काफी अच्छी फैन फॉलोइंग थी, लाइक बुल BNP होगा, इस तरह कुछ और भी मेरे दोस्त थे, सबसे पहले वो लोग आ गए, उन लोगों ने पोस्ट उस हवाले से करना शुरू कर दी कि यार ये टोकन ऐसा है कि इसका ये आने वाला है, उसका ये आने वाला है। दे वर शोइंग लाइक एवरीवन के बस ये अगर आपने बाय नहीं किया तो आपसे सब कुछ मिस हो गया। यहाँ से बैकएंड पे ये पैसा दे रहा था फॉर इन्वेस्टमेंट के, मतलब और लोगों को अट्रैक्ट करे, और यूजर्स आएंगे उसमें। इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देना, सेलिब्रिटीज को पैसे देना, एक पोस्ट के लिए आप कितना लोगे। उनको तो पता है कि मतलब जितना टोकन ज्यादा जो है ना उसकी मार्केट कैप बढ़ेगी, उतना हम ज्यादा पैसे यहाँ पे बनाएंगे। तो उस कॉइन का मार्केट कैप गया था $100 मिलियन तक। ओके, मतलब इतना इन लोगों ने बनाया भी था, नहीं है कि मतलब इन्फ्लुएंसर्स ने बनाया, जितने भी ये लोग हैं। मतलब अभी मेरे पास एक कम्युनिटी है, सही है, मैं यहाँ पे सारा ट्रेड कर रहा हूँ, तो मेरे पास कोई बंदा प्रोजेक्ट लेके आएगा,
मुझे बताएगा कि यार ये कॉइन है, इसको जो है ना हमने शिल करना है, अपने अपनी कम्युनिटीज को देना है, इसको हम पंप करेंगे इतना परसेंट, ये इतना पंप होगा, इसको ये सेलिब्रिटी भी शिल करेगा, क्या वो मैं सेलिब्रिटी भी एक शिल दो करेगा, क्वेश्चन पुट तुम कर भी सकता इसमें हूं? से पैसे डाल लो और जो है ना आगे से हम ये सारा करेंगे। तो ये सारे क्या करते हैं, उसी रोल मॉडल को फॉलो करते हैं, उसमें अबू बकर इन्वेस्टमेंट कर भाई, लेते मैं हैं, इस पे ना खुद भी पैसे। कमिंग वीक में आप दोनों को दोबारा से जहमत दूंगा क्योंकि ये स्टोरी अभी डाइड ऑन नहीं करी, लेकिन मेरा वक्त खत्म हो गया। मुकद्दस भाई, हम सॉरी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, लेकिन आज के शो का वक्त खत्म हो गया। इसको नेक्स्ट शो में हम दोबारा डिटेल में डिस्कस करेंगे और पूरा शो ही क्रिप्टो पे इंशाल्लाह हमारा सेगमेंट था। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए कि क्रिप्टो हो या कोई भी डिजिटल करेंसी हो या कोई भी ट्रेड हो जो लीगल हो, आपको और मुझे करने से पहले सीखना भी चाहिए और अल्लाह करे कि आप और मैं उसमें से कमाएं भी। बट ये जो $100 बिलियन का जब फिगर आया तो उसमें पूरे कौम जो है उसने कान उठाया कि यार 28 अरब रुपया का क्या हो गया, कैसे हो गया, एवरीथिंग। इल्जामात हैं, कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है उसके ऊपर, लेकिन हाउ इट वर्क्स उसके लिए थोड़ा सा हमने आज के शो में ये सेगमेंट आपकी रखा था। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।